A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain chapter 4 of रेन एंड मार्टिन्स बुक। और जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों मैं रेन एंड मार्टिन की बुक को बेसिक से यानी चैप्टर 1 से एक्सप्लेन कर रहा हूं और एज इट इज़ मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि चैप्टर सभी जो हैं उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए। हालांकि मैं पहले इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज को एक्सप्लेन कर चुका हूं। यदि आपको कोई जल्दी है, किसी एग्जामिनेशन को देना है, तो आप सिर्फ एक्सरसाइजेज देख लें। यदि आपका ग्रामर वीक है तो आप बेसिक से चैप्टर्स पढ़ें और फिर एक्सरसाइजेज करें। तो आज के इस क्लास में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका मैं ट्रिक टेक्निक आपको बताऊंगा। साथ ही डिटर्मिनर्स क्या हैं, इन पर भी चर्चा हो जाएगी। और लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा जो एक्सरसाइज रेन एंड मार्टिन के ही हैं, जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करें। तो आज जो चैप्टर 4 है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप हर क्लास में पढ़ते हैं। जब से आपके अंग्रेजी की शुरुआत होती है, आप किसी भी टीचर्स के यहाँ जाते हैं या किसी भी क्लास में आप होते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पढ़ाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। रेन एंड मार्टिन का कहना है कि शब्दों को हम उनके यूज के आधार पर डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में विभक्त करते हैं, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स which are called parts of a speech। और इसका एक छोटा डेफिनेशन जो मैं लिखवाता हूँ क्लासरूम में, what we speak is called parts of a speech। speech means कथन, speech means बोली, and parts means भाग या हिस्सा। यानी हम जो बोलते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं अभी, ये सभी क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यानी शब्दों को उनके कार्यों के आधार पर 8 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 आपके सामने हैं। नाउन, एडजेक्टिव। अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना होगा। बहुत सारे लोग एडजेक्टिव पढ़ देते हैं, यह गलत है। हालांकि नॉर्मली आप नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ते हैं, लेकिन रेन एंड मार्टिन ने पहले एडजेक्टिव लिखा है फिर प्रोनाउन लिखा है। तो नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड। अब इन सबको कैसे आप बहुत जल्दी और सटीक तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आइडेंटिफिकेशन से ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो ग्रामर पढ़ने से कोई बहुत फायदा आपको नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीखें। कौन शब्द नाउन है, कौन शब्द एडजेक्टिव है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है। आज के इस क्लास के बाद आप बखूबी सीख जाएंगे। आइए, सेम चीज़ है यहाँ। शब्दों को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब नाउन क्या है? तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एज अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ आपको बताया गया कि नाउन क्या है। नाउन आप हर क्लास में पढ़े हैं। मैं आपको शॉर्ट में पहले बता दूं कि सब कुछ नाउन है। नाउन के अलावे कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग इज नाउन। देयर इज नथिंग बट नाउन इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ नाउन ही है। नाउन के अलावे कुछ है ही नहीं। इस धरती पर, धरती के नीचे और आकाश में, यानी आप कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में हर चीज नाउन है। नाउन के अलावे कुछ है ही नहीं। अब सिंपल डेफिनेशन जो आप हर क्लास में याद किए हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। बाद में कुछ लोग फीलिंग और इमोशन भी ऐड कर देते हैं, हालांकि इतना भी काफ़ी है। पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, थिंग के अंतर्गत फीलिंग और इमोशन आ जाते हैं। वही बात यहाँ आपको बताई जा रही है कि नाउन क्या है। तो नाउन
नेम होता है पर्सन का, प्लेस का, थिंग का। जेसी नेस्फील्ड साहब कहते हैं अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और मैं पढ़ाता हूं कि सी, टच एंड फील को ही नाउन कहते हैं। यानी जो दिख रहा है, आप जहां बैठे हैं अपने कमरे में देखें, आपके हाथ में मोबाइल है, वह मोबाइल भी नाउन है। आप जिसे देख पा रहे हैं, जो सारी चीजें आपके अगल बगल हैं जिसे आप देख पा रहे हैं, वो सारी चीजें नाउन है। हर चीज नाउन है। जिसे आप फील कर रहे हैं वो भी नाउन है, जिसे आप स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, वह भी क्या है, नाउन है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि एवरीथिंग इज नाउन और देयर इज नथिंग बट नाउन इन द होल यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में सिर्फ नाउन है, नाउन के अलावा कुछ है ही नहीं। अब यहाँ बताया गया कि ये जो इटैलिसाइज्ड हैं और जो बोल्ड किए गए हैं, कलर्ड किए गए हैं, ये नाउन है। जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो इस सेंटेंस के अंतर्गत अकबर और किंग को कलर किया गया। अकबर भी नाउन है और किंग भी क्या है, नाउन है। कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यहाँ बैंक होना चाहिए। कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता एक नाम है, हुगली भी एक नदी का नाम है, तो ये नाम है इसलिए नाउन है। द रोज स्मेल्स स्वीट, यहाँ रोज गुलाब की बात कर रहे हैं, यह एक फूल का नाम है इसलिए यह नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइट, सन एक नाम है इसलिए यह नाउन है। हिज करेज वोन हिम ऑनर, हिज करेज वोन हिम ऑनर, यहाँ करेज को ही बोल्ड किया जा रहा है। ऑनर भी नाउन है। ऑनर मीन्स सम्मान होता है और करेज मीन्स साहस होता है। ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों फीलिंग को डिनोट कर रहे हैं, और जो शब्द फीलिंग को डिनोट करें उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये भी नाम है, यानी जो नाम को व्यक्त करे उसे हम नाउन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। रेन एंड मार्टिन साहब कहते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which not only qualifies a noun or pronoun but also restricts its meaning. डेविड ग्रीन कहते हैं an adjective is a word which adds something to the noun or pronoun. जेसी नेस्फील्ड साहब कहते हैं an adjective is a qualifying word। और एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो आप पढ़ते आए हैं हर क्लास में, an adjective is a word which qualifies a noun or pronoun। तो इसी के ऊपर चर्चा। क्या है एडजेक्टिव? कई तरह की चीजें आपको मैंने शेयर किया। ये कहते हैं an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun, यानी जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने का काम करे उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन नाउन है। जब नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन किसी शब्द के द्वारा ऐड किया जाए तो वही शब्द एडजेक्टिव बन जाता है। हियर आई एम सॉरी, ही इज अ ब्रेव बॉय। इस सेंटेंस के अंतर्गत आप देख रहे हैं ही इज अ ब्रेव बॉय, यानी बॉय नाउन जो है, इस नाउन को क्वालिफाई किया गया ब्रेव शब्द के द्वारा, यानी ब्रेव शब्द अलग से ऐड किया गया बॉय को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए यह क्वालिफाइंग वर्ड है, यानी यह क्या है, एडजेक्टिव है। There are 20 boys in this class। इस वर्ग में 20 बॉयज हैं। बॉयज कितने हैं? तो 20 हैं। तो 20 बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, इसलिए 20 एडजेक्टिव है। यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नंबर को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। अपने आप में ये सभी बड़े चैप्टर्स हैं और आगे इन पर डिटेल चर्चा होने वाली है, लेकिन आज के क्लास में सिर्फ आप आइडेंटिफिकेशन जानेंगे कि कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपने सीखा एडजेक्टिव वह है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्दों को साथ में लेकर के आता है। अब ये शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के साथ आकर के उसके मीनिंग को स्पष्ट करते हैं, उसके सेंस को क्लियर कराते हैं, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। तो जेसी नेस्फील्ड साहब क्या कहते हैं? अ प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड।
अ प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, वह वर्ड जो किसी नाउन को सब्स्टिट्यूट कर दे, वह वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस कर दे, यानी जो नाउन का जगह ले ले या नाउन इक्विवेलेंट का जगह ले ले, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, यह एक सेंटेंस जॉन की चर्चा को हमारे सामने ला रहा है। जॉन एक व्यक्ति का नाम है, यानी यह नाउन है। तो इस क्लॉज के अंतर्गत हमने देखा कि जॉन अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो ही इज इल किसके लिए लिखा गया? जॉन के लिए। बट प्रोनाउन का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस? द पर्पस ऑफ प्रोनाउन इज टू चेक द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने का काम है प्रोनाउन का। यही प्रोनाउन के यूज का उद्देश्य होता है। यदि प्रोनाउन रिपीट कर रहा है, आई एम सॉरी, यदि नाउन रिपीट कर रहा है तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। आप उस नाउन को रिप्लेस करें, सब्स्टिट्यूट करें और वहां प्रॉपर प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि जॉन नहीं लिखा गया, ही लिखा गया, यानी ही यहां क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। द बुक्स, द बुक्स यहां नाउन है। किताबें वही हैं जहां तुमने रखा था, जहां तुमने छोड़ा था उन किताबों को, यानी द बुक्स को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो लेफ्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। तो दे नहीं लिखेंगे अब बुक्स के बदले, यहां पर देम लिखेंगे क्योंकि किसी प्रिंसिपल वर्ब के बाद में लिख रहे हैं। तो यह देम जो है प्रोनाउन है। इसे हम प्रोनोमिनल ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसे हम प्रोनोमिनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। यह प्रोनाउन यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यह प्रोनोमिनल ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस करता है। यदि हम प्रोनाउन शब्द की एनालिसिस करें, यदि हम इसके इटिमोलॉजी पर जाएं, तो प्रोनाउन शब्द नाउन के पहले प्रो प्रीफिक्स लगने से बना है। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ, यानी जो नाउन के इन प्लेस ऑफ यूज होता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि वह बीमार है। तो वह बीमार है में हम जॉन की ही चर्चा कर रहे हैं, जॉन नहीं लिख रहे हैं, ही लिख रहे हैं। यानी जॉन को रिप्लेस किसने किया? ही ने। तो ही प्रोनाउन है। आगे नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब की भी कई डेफिनेशंस हैं। यहां ये कहते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट। इसमें एक चीज और इन्हें देना चाहिए था। अ वर्ब इज अ वर्ड विच रेफर्स टू एग्जिस्टेंस, पोजेशन एंड एक्शन। ये तीन चीजें हम जब देंगे तब वर्ब कंप्लीट होगा। वर्ब वह शब्द है जो अस्तित्व, अधिकार और कार्य को दर्शाता है। लेकिन ये दशावस्था स्थिति कार्य की चर्चा कर रहे हैं, ये पोजेशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं। खैर आगे कहीं लाएंगे, देखते हैं। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। द गर्ल सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट ने क्या किया? रोट किया। रोट मीन्स लिखना, रोट। तो रोट यहाँ क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी रोट यहाँ वर्ब है। कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता एक बड़ा शहर है। तो यहाँ इज शब्द जो है कोलकाता के एग्जिस्टेंस को दर्शा रहा है, यानी इज वर्ब है। जबकि ये यहाँ एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट दे रहे हैं, दशावस्था। एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए था, पोजेशन भी होना चाहिए था। मान सकते हैं कि ये स्टेट आ गया तो एग्जिस्टेंस का सेंस मिल गया, लेकिन क्लियर सेंस एग्जिस्टेंस का स्टेट से नहीं मिल सकता। दोनों में डिफरेंस होता है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आयरन और कॉपर ये यूजफुल मेटल्स होते हैं। तो यहाँ वर्ब क्या है? तो आर है। तो वर्ब जो है ना वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
एक को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, दूसरे को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब को अब जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रिंसिपल वर्ब आता है, एक्सुलियरी वर्ब आता है। प्रिंसिपल वर्ब अनगिनत होते हैं, जो कुछ हम करते हैं वे सभी प्रिंसिपल वर्ब हैं। लेकिन एक्सुलियरी वर्ब की बात करें तो ये 24 हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू। कुछ विद्वानों की माने तो ये 27 होते हैं, यानी वे 3 ऐड कर देते हैं, बी, बीन एंड बीइंग, तब ये 27 हो जाते हैं। बट मेनली ये 24 ही होते हैं। तो जब आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है तो इन सब को ध्यान में रखिए, इन 27 को ध्यान में रखिए, साथ ही साथ एक्शन को जो व्यक्त करने वाले हैं उन्हें भी ध्यान में रखिए, तो आसानी से आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। ये बताते हैं कि एन एडवर्ब इज द वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ सब चाहिए था यहाँ। एडवर्ब क्या करता है सेंटेंस में? तो एडवर्ब जो है वह वर्ब को स्पष्ट करता है, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, यानी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने का काम करता है, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है, और साथ ही यह खुद को भी मॉडिफाई करने का काम करता है। अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई एवरी पार्ट ऑफ ए स्पीच एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को छोड़कर यह पूरे पार्ट ऑफ ए स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है, जैसा कि मैं बताता हूं अपने क्लासरूम में आगे। ही वर्कड द सम क्विकली। अब यहां वर्कड वर्ब जो है, इस वर्कड वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है क्विकली एडवर्ब के द्वारा, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, वर्क के तरीका को बता रहा है। नेक्स्ट है दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ ब्यूटीफुल शब्द जो है यह अपने आप में एडजेक्टिव है, क्योंकि यह नाउन के बारे में कुछ ऐड कर रहा है। जैसा कि मैं पहले आपको बता दिया कि जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करे वह एडजेक्टिव है। अब जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वह एडवर्ब है, क्योंकि बताया गया कि दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यह फ्लावर बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है? तो बहुत सुंदर है, यानी एडजेक्टिव को भी यह मॉडिफाई कर लेता है, क्वालिफाई कर लेता है। तो यहां पर वेरी शब्द जो है एडवर्ब है, वेरी शब्द एडवर्ब है। नेक्स्ट है शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब यहाँ करेक्टली शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडजेक्टिव के अंत में हम जब ly जोड़ते हैं तो वे एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। अब करेक्टली मतलब शुद्ध रूप से, लेकिन कितना शुद्ध रूप से? शुद्धता में भी तो लेवल है, तो कितना शुद्ध वह उच्चारण करता है या करता था? तो उच्चारण बिल्कुल शुद्ध करता था। तो क्वाइट शब्द जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी इसे कहते हैं। तो यह क्वाइट खुद करेक्टली को मॉडिफाई कर रहा है, यानी आपने सीखा मोटे तौर पर कहें तो एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और खुद को मॉडिफाई करता है। आगे प्रेपोजिशन। क्या है प्रेपोजिशन? तो ये कहते हैं अ प्रेपोजिशन इज द वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. क्या है preposition? A preposition is the word generally comes before a noun or pronoun and shows its relation with other words in a sentence. ये सही डेफिनेशन आप याद करें, थोड़ा सा इनका पेचीदा है। नाउन और प्रोनाउन के पहले आने वाला शब्द, सामान्य तौर पर आने वाला शब्द preposition है, जो रिलेशन को जोड़ने का काम करता है। प्रेपोजिशंस फिक्स्ड होते हैं, इन है, ऑफ है, अगेंस्ट है, बिहाइंड है, बिसाइड है, बिसाइड्स है, बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं। अब ये जब आते हैं तो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आते हैं और जो एक्शन हो रहा है उससे रिलेट करने का काम करते हैं, उस सब्जेक्ट को या उस नाउन या प्रोनाउन को। जैसे यहाँ कहा गया कि देयर इज अ काऊ इन द गार्डन, देयर इज अ काऊ इन द गार्डन। तो काऊ और गार्डन को जोड़ने का काम इन ने किया, काऊ और गार्डन के बीच रिलेशन को स्थापित करने का काम इन ने किया, इसलिए इन यहाँ प्रेपोजिशन है। अब कई लेखक प्रेपोजिशन का भी काइंड बताते हैं, आगे देखते हैं ये क्या किए हुए हैं। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। गर्ल संगीत की शौकीन है, संगीत का इसे शौक है। तो फॉन्ड और म्यूजिक को
जोड़ने का काम फोन और म्यूजिक के बीच रिलेशन को बनाने का काम इस ऑफ ने किया, इसलिए यह ऑफ प्रेपोजिशन है। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर ए ट्री, यानी वह गर्ल कहाँ बैठी है, तो पेड़ के नीचे, अंडर ए ट्री, तो गर्ल और ट्री के बीच रिलेशन को बनाने का काम इस अंडर ने किया, इसलिए यह अंडर यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन है। तो यह हो गया प्रेपोजिशन। अब पढ़ना है आपको कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज द वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कुछ लेखकों ने कहा है अ कंजंक्शन इज द वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस टुगेदर। और जेसी नेस्फील्ड साहब कहते हैं कंजंक्शन इज अ कंबाइनिंग वर्ड। अ कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, जो जोड़ने का काम करे उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम एंड हरि आर कजन्स, तो यहाँ दो सब्जेक्ट राम एंड हरि को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, इसलिए एंड क्या है, कंजंक्शन है। टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू दोनों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, इसलिए यह एंड कंजंक्शन है। मॉडर्न ग्रामेरियन यहाँ पर मेक दे रहे हैं, ये भी मेक दिए हुए हैं, बट बहुत सारे जगह मैक्स होता है और मैं भी सपोर्ट करूंगा मैक्स को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ग्रामर टू एंड टू मैक्स फोर को ही करेक्ट मानता है। नेक्स्ट, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, यहाँ बट जो है वह कंजंक्शन है जो दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। एक क्लॉज है आई रैन फास्ट और दूसरा क्लॉज है मिस्ड द ट्रेन। मिस्ड द ट्रेन में आई हिडन है, आई अंडरस्टूड है। आई मिस द ट्रेन, मेरी गाड़ी छूट गई, मैं तेज दौड़ा लेकिन मेरी गाड़ी छूट गई। तो इन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम यहाँ बट ने किया, इसलिए बट क्या है, तो बट जो है वह कंजंक्शन है। तो एंड है, बट है, सो है, देयरफॉर है, WH वर्ड्स हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं। आगे के क्लासेस में हम डिटेल चर्चा करेंगे। आइए अब हम जानते हैं इंटरजेक्शन क्या है। तो ये कहते हैं एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। एकाएक फीलिंग आपके अंदर जो आती है, कोई एकाएक अनुभूति होती है, सडन कुछ होता है, उस टाइम आपके मुंह से सहसा कुछ शब्द निकल पड़ते हैं, उन्हीं शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। विस्मयादि बोधक, जिससे विस्मय का बोध हो जाए, जो विस्मय को व्यक्त कर दे, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया हुर्रे वी हैव वोन द गेम, तो ये जो शब्द है इंटरजेक्शन है। अल्लाह शी इज डेड, तो अल्लाह हुर्रे, ब्रेव हो, वेल डन, फाई फाई, ये जो शब्द होते हैं ये इंटरजेक्शन होते हैं। ये सहसा हमारे मुंह से निकल जाते हैं। ओ माय गॉड, ये शब्द सहसा हमारे मुंह से निकल जाते हैं। कोई सिचुएशन सामने आता है और ये शब्द निकल आते हैं, तो वे शब्द जो हमारी एकाएक फीलिंग को व्यक्त करें उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा। आइए शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, जेसी नेस्फील्ड साहब के डेफिनेशन की चर्चा कर देता हूँ। जेसी नेस्फील्ड साहब ने कहा है अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन को इन्होंने कहा अ प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। एडजेक्टिव के बारे में ये कहते हैं एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। एन एडवर्ब इज अ मॉडिफाइंग वर्ड। अ preposition is a relation expressing word. A conjunction is a combining word. And an interjection is an feeling expressing word. ये डेफिनेशन जेसी नेस्फील्ड साहब ने दिया है। तो आप समझ गए हैं। आगे कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसी के बीच एक छोटी चीज और आ जाती है जिसे हम समझ लें। वर्ड है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स। अब इसलिए बार बार पढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक सुना है लोगों ने इसे प्रोनाउंस किया डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स। बिल्कुल गलत है। आप पढ़ें डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स। डिटरमाइनर्स या डिटरमाइनर्स बिल्कुल ना पढ़ें। क्या है ये कह रहे हैं, सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स एमॉन्ग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब चूंकि चर्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच की हुई है, इसलिए रेनन मार्टिन इसको ऐड कर रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ व्याकरणाचार्यों का मत है कि डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही रखा जाए, और वे ऐड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स लाइक ए एंड द, this, that, this, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc.
अब जितने पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, वे सभी क्या हैं? ये सभी डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल्स भी क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं। अब एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर? एक तरफ हम लोग कह देते हैं कि एडजेक्टिव्स के ये ब्रांच जो हैं डिटर्मिनर्स हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में ऐसे प्रश्न तो आते हैं और आते हैं। स्टूडेंट्स ने पूछा भी कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर? बहुत सिंपल अंतर आपको बता दूं, जो एडजेक्टिव होते हैं उनका फॉर्म चेंज होता है, लेकिन जो डिटर्मिनर में आने वाले शब्द हैं उनका फॉर्म चेंज नहीं होगा। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होगा, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट होगा, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट होगा। लेकिन डिटर्मिनर में आने वाले जो एडजेक्टिव हैं इनका फॉर्म चेंज नहीं होगा, इनका डिग्री चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम सम की ही बात कर रहे हैं, अगर हम एनी की बात कर लें, अगर हम मेनी की बात कर लें, ए, एन, द की बात कर लें, तो क्या आप इनका डिग्री चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इनका डिग्री चेंज नहीं होता। तो वे एडजेक्टिव जिनका डिग्री चेंज हो जाता है उन्हें एडजेक्टिव्स में रखा गया, और जिनका डिग्री चेंज नहीं होता है उन्हीं को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। शॉर्ट में समझने के लिए इतना काफी है। आइए, तो ये सारे शब्द क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। यहां ये कह रहे हैं कि विच डिटरमिन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो, यानी ये अपने साथ आने वाले नाउन के मीनिंग को लिमिट कर देते हैं। इन दिस बुक एज इन मेनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स ऑल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट ए एंड द आर क्लास्ड अमॉन्ग एडजेक्टिव्स। ये कहते हैं कि ए, एंड और द को छोड़कर अन्य एडजेक्टिव्स को, जैसा कि अन्य ग्रामर्स ने किया है, मैंने भी एडजेक्टिव में ऐड कर दिया है। यानी इन दोनों ने, रेन एंड मार्टिन ने, इन्होंने भी ऐड कर दिया है डिटर्मिनर्स को। किसके अंतर्गत? एडजेक्टिव के अंतर्गत। एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, ये रिपीटिशन कहां से आ गया? इन सेंटेंसेस इट इज क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू व्हिच पार्ट ऑफ अ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स unless we see it used in a sentence। अच्छा, और कुछ चीजें हैं इसके अंतर्गत। ये कह रहे हैं कि वन वर्ड में बी यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक शब्द का प्रयोग हम भिन्न भिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर सकते हैं। तो यह डिपेंड करता है ना हम कैसे यूज कर रहे हैं शब्द को, पोजीशन, किस प्लेस पर हम उस शब्द को रखे हुए हैं, वह शब्द किसके काम आ रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, या खुद उसी को जो है मॉडिफाई किया जा रहा है। यह प्लेस से, पोजीशन से स्पष्ट होता है। तो आइए कुछ इस तरह के एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर शब्द जो है इसकी चर्चा आप बार बार देख रहे हैं। अगले सेंटेंस में भी आफ्टर की चर्चा। तो यहाँ ये आफ्टर के प्रयोग के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं कि जब आप किसी वर्ड के पार्ट ऑफ ए स्पीच को आइडेंटिफाई कर रहे हों तो आप बहुत ध्यान दें, क्योंकि एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो जाता है, और इसे समझने के लिए आपके पास इसका बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप फंसेंगे, निश्चित तौर पर फंसेंगे। एक एग्जाम्पल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, वे लोग शीघ्र आ गए, यानी बाद में, जस्ट बाद में आ गए। सून आफ्टर आ गए यानी जस्ट आफ्टर आ गए। तो यहाँ आफ्टर जो है वह टाइम को डिनोट कर रहा है, और उनके आने, अराइवल के साथ जुड़ करके आ रहा है। उनके अराइवल को मॉडिफाई कर रहा है, यानी अराइव वर्ब को आफ्टर मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह क्या है? एडवर्ब है। दे अराइव्ड आफ्टर अस। अब अराइव्ड और अस दोनों के बीच के रिलेशन को बनाने का काम कौन कर रहा है? आफ्टर। वे लोग हम लोगों के बाद में आए, हम लोगों के साथ रिलेशन जोड़ दिया उनके आने का, तो इसलिए यह प्रेपोजिशन हो गया। फिर है दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आफ्टर दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, और जो क्लॉज को, वर्ड को जोड़ने का काम करे उसे कंजंक्शन कहते हैं। यानी आप इस एग्जाम्पल से यह समझ पा रहे होंगे कि एक वर्ड कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल होता है, और यह तब स्पष्ट रूप से समझ में आएगा जब हम उसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, जब हम समझ पाएंगे कि यह क्या कह रहा है, कहाँ इसे रखा गया है, और यह शब्द किसको मॉडिफाई कर रहा है। जैसा कि आफ्टर एडवर्ब हो जा रहा है, प्रेपोजिशन हो जा रहा है, और यह क्या हो जा रहा है?
कंजंक्शन हो जा रहा है। वही बात ये कहेंगे, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी सी दैट द सेम वर्ड कैन, यहाँ मिस्टेक है, द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड होना चाहिए। द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ही शब्द भिन्न भिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किए जा सकते हैं। यानी जब आप इससे संबंधित एग्जाम्पल्स को बनाएंगे तो आपको बहुत ध्यान देना होगा। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व कर लें, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको ये चीज जब मैं आऊंगा तो इन्हीं चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान दीजिएगा। नेम द पार्ट ऑफ ए स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, गिविंग इन ईच केस योर रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन। ये कह रहे हैं कि ये जो इटैलिसाइज्ड वर्ड हैं, हालांकि आपकी सुविधा के लिए ये कलर्ड हैं, यहाँ पर ये कलर में दिए गए हैं, तो ये जो कलर्ड वर्ड हैं इनके पार्ट ऑफ स्पीच को आप बताएं और साथ ही रीजन दें कि आप अगर एडजेक्टिव कह रहे हैं तो क्यों, आप इन्हें वर्ब बता रहे हैं तो क्यों, एडवर्ब बता रहे हैं तो क्यों, रीजन के साथ। तो आप ऐसा रीजन के साथ तैयार करके रखें इसका आंसर, और जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। आपको इन्हें बना करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो विद दैट इट इज ओवर। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। गुड नाइट।